हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे यहाँ पीएचडी वाले साहित्य अकेडमी में। तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने 2 क्लास बना दिए थे। आज ये तीसरा क्लास हम लोग का होगा जो आदिकाल से संबंधित होगा। मैंने यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ मार्क किया है। मैं वही यहाँ बताऊँगी, आप लोग चाहे तो उसे लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसे लाइन बाय लाइन पढ़ा है। जो इम्पॉर्टेंट है उसे मैं पहले ही अपने बुक में ही हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बंगरू, मेवाती, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढरी, मालवी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी आदि इसके अनेक रूपों के भेद पाए जाते हैं। किसके? हिंदी के। कि जो हमारी हिंदी भाषा आई है वो इतने सारे रूपों में भी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आदिकाल में ऐसा प्रारंभ में दिए गए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। अतः भाषा के रूप भेद की तुलना का तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरे भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समाचीन प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप से विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, यद्यपि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गया। तो पता चला कि कब ये बोलचाल में थी और कब ये साहित्यिक बन गए। फिर इम्पोर्टेंट है कि इसी भाषा को कुछ विद्वान ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वान अवहट नाम देते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि यह भाषा हिंदी है और उत्तर अपभ्रंश या अवहट नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। फिर है कि जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यहाँ उत्तर शब्द का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के एक रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही थी। फिर यहाँ पे शुक्ल जी का कोटेशन है। गाइज आप लोग ऐसे ही बहुत सारे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स बुक पढ़ते होंगे। आप यहाँ पे देखिए, आप ये एक क्लास कीजिएगा और आपके 50 से भी ज़्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। आप लोग देखिए सिर्फ। फिर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। समझ में आ गया? ये कोटेशन दे देगा तो किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी किसके? गुलेरी जी के लेख के बारे में ये चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, फिर राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना और हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता लेखन में अरे बाप रे 2 पेज अगर हाँ कविता लेखन में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा, विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व के प्रचार की भाषा से सिद्ध किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये बौद्ध भिक्षुक ये कौन थे? एक मतलब राहुल सांकृत्यायन दिन यात्रा करते थे तो उन्होंने उसमें बौद्ध भिक्षुक का भी वर्णन किया था। तो वो देखिए यहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा और इसे जूम कर लेती हूँ ताकि शायद आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से क्लियरली दिख पाए।
ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया। कि कौन? रामकुमार वर्मा जी। क्यों दिया? गुलेरी जी और राहुल सांकृत्यायन जी के, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन जी के मतों को स्वीकार करके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है, जो भी मैंने यहाँ हाईलाइट किया है बहुत इंपॉर्टेंट देख के ही मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। शुक्ल जी के, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदि काल के भीतर करते रहे, और द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोटेशन लीजिए, आपको मिल गया, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि इसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। तो देखिए यहाँ पे ये कथन किसका आ जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आ जाएगा। तो कितना इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे है कि उनके वक्तव्य, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी वक्तव्य से यह सिद्ध होता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। फिर यहाँ देखते हैं, जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अवहट का झगड़ा खड़ा किया, वे हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते हैं। यह ठीक है कि वे उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते, किंतु उसे आरंभिक हिंदी न मानना एक भ्रम है। अधिकांश विद्वान अवहट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। फिर यहाँ एक कोटेशन और है, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। तो देखिए कि आपका मैंने बस इतना सा स्लाइड पढ़ा हुआ है, मुश्किल से 2 पेजेस, दूसरे पेजेस में हूँ, और आपका कितने सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर यहाँ से आप की पॉइंट करके भी डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक टाइप नोटबुक बना लें और वहाँ पे इसको चैप्टर वाइज करके लिखें तो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा गाइज। फिर यहाँ पे देखते हैं, इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। फिर यहाँ पे देखते हैं, सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है, उनका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। अगर हम सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और ताने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाए। इनका कहना है कि जिस तरह बताइए शुक्ल जी ने जो अपनी हिंदी साहित्य में सिद्धनाथ जैन को नहीं ना स्थान दिया, तो ठीक वही बोल रहे हैं, अगर उसको नहीं देते हैं तो बिल्कुल मतलब क्या होगा ना कि उसके तने फने कट जाएंगे, तो वैसा ही वो वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जड़ रहेंगे, बाकी तने उन्हें उनके कट जाए, उनको हटा दिया जाए। तो ठीक है, तो ये किनका हो जाएगा? तो ये आ जाएगा डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देखते हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। मैं थोड़ा स्लाइड को सही कर लूँ। हाँ, कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी की रचनाएं प्रस्तुत की, अतः ऐसे कवियों की रचना 2 वर्गों में विभक्त हो जाती है और उसी आधार पर उनकी गणना यदि एक और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई तो दूसरी ओर आरंभिक हिंदी में भी साहित्य
लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। 2 या अधिक भाषाओं के रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। फिर यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है, विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि के अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उनकी कुछ रचनाओं में आरंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए विद्यापति के बारे में कहे जा रहे हैं शुरुआती दौर के कि एक से ही मान लेना उचित नहीं है, इस टाइप से। फिर यहाँ पे देखिए प्रथम कवि के बारे में मैंने यहाँ पे मार्क किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए, अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। डॉक्टर, मैं थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लूँ ना, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कौन सा मैं कर रही हूँ, ये ले लेती हूँ। ठीक है, डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी से उत्पन्न पुष्य यानी कि पुण्य नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था। आप हमेशा याद करते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने पुण्य या फिर पुष्य को प्रथम कवि माना, पुष्य या पुण्य को प्रथम, इस तरह रटते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, प्रथम कवि माना, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। अभी तक इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई। फिर राहुल सांकृत्यायन के बारे में दिया है कि ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। क्यों माना ये भी दिया है। वे 84 सिद्धों में एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई। वर्णीय विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का बीजांकुर है, यानी कि बीज अंकुर का काम करती है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय के काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य ने नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्ति कालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा ये वाला और लाइन में कंप्लीट कर लूँ। सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ कि सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुए उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं जितना नाथ साहित्य संत साहित्य का है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट लिखना नहीं है, बस हो गया। अब यहाँ देखिए, जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, उनके पास अनेक मत के समर्थन के लिए केवल 2 तर्क हैं, मतलब जो नहीं मानते। प्रथम तर्क वे यह प्रस्तुत करते हैं कि सरहपाद की रचना अपभ्रंश साहित्य का अंग है, और दूसरा तर्क यह कि सरहपाद के समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। ये दोनों तर्क निराधार है, यानी कि कोई आधार ही नहीं है। सत्य यह है कि हिंदी साहित्य इंपॉर्टेंट है। सत्य यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कबीर दास के हिंदी साहित्य का आरंभ व्यवहारिक रूप से स्वीकार किया हो। यों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रभृत 1-2 विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर यह इच्छा प्रकट की कि भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए, किंतु वे अपनी इस इच्छा का, मैं थोड़ा सा स्लाइड सही कर लूँ, अपनी इस इच्छा का
अपनी इस इच्छा का अनुचित समझते रहे और इसी कारण उन रचनाओं का आदि काल के अंतर्गत विवेचन करने को बाध्य हुए। यानी कि पहले तो वो मानना नहीं चाहते थे, फिर वो माने, ठीक है। जिन्हें वे अपभ्रंश की रचनाएं कहते हैं, वो रचनाएं कैसी थी? अपभ्रंश की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, किसका? इनका पुस्तक है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना, किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। जो तर्क सम्मत नहीं है। इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है कि सरहपाद की भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है या शालिभद्र सूरी की भाषा। दोनों के उदाहरण से स्वतः ही इनका उत्तर मिल जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। तो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसको आप देख लीजिएगा गाइस, ठीक है। अब देखते हैं इसी क्रम में नीचे प्रथम रचना के बारे में देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की जो रचनाएं मिली है वे सभी मुक्तक है। अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में सरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किया। उसी के आधार पर उनकी हिंदी रचना का एक अंश यह उद्धृत यानी कि उदाहरण किया गया है। यहाँ पे देखना, जह मन पवन न संचय रवि शशि ना पवेश, इसको देख लीजिएगा गाइस, ये बहुत डिफिकल्ट शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये उदाहरण के बाद यहाँ पे देखिए इस ऊपर वाली जो यहाँ पे पंक्ति आपने देखा, इनका क्या मतलब अर्थ है, यहाँ देखिए किस प्रकार से दिए गए, पवन रवि सबके बारे में दिया है। देखते हैं इसको। यद्यपि इस उदाहरण से अपभ्रंश भाषा के व्याकरण की प्रवृत्तियां भी मिलती है, यद्यपि हिंदी के रूप की झलक ही अधिक स्पष्ट है। साथ ही डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा है कि ने हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सीधा द्विवेदी दिया हुआ है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे कौन कहेगा। डॉक्टर द्विवेदी ने तत्समता की जिस प्रवृत्ति को हिंदी भाषा का मूल रहस्य माना, वह भी पवन रवि वट चित्त आदि शब्दों से स्पष्टता देखी जा सकती है। अन्य सिद्ध कवियों ने भी सरहपाद की इस भाषा वृत्ति का अनुकरण किया और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी बताया। राम कुमार वर्मा ने इसी आधार पर लिखा है। ये कोटेशन किसका? राम कुमार वर्मा का। यहाँ से देखिएगा, 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठ योग मंत्र मध्य और स्त्री है, जो ब्रजयान के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है, जिसमें सिद्धों के मिश्रण के कारण काव्योत्कर्ष हो नहीं सकता। तो ये किसका कोटेशन है? तो ये कोटेशन है राम कुमार वर्मा का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी का प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवशयन कृत श्रवकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। इसमें सरहपाद की दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। देवशयन ने इस ग्रंथ में क्या दिया है? श्रवकाचार में ये चीज देखिए यहाँ पे दिया है, 250 दोहों के श्रवक धर्म का वर्णन है, गृहस्थ धर्म का वर्णन का केंद्र है। अतः इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव
तत्वों का अभाव नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ रूप में यह हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना है। तो प्रथम साहित्यिक रचना किसको माना जा रहा है? देवसेन श्रवकाचार्य को। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे, हाँ बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है गाइस। ठीक है, थोड़ी सी ये और देखते हैं, इसको इम्पॉर्टेंट ही है यहाँ से। सीमांकन में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी यानी कि ईस्वी यहाँ दिए गए हैं निश्चित हो जाती है। यह सीमा राहुल सांकृत्यायन के मत पर आधारित है। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इससे बहुत बहुत दूर तक सहमत हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों में मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उनके मत के अनुसार क्या है, मुंज और भोज के समय 993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ, किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृता भाष हिंदी या फिर अपभ्रंश भी कहा है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है। तथा जिन 12 कृतियों को के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण किया उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। आगे चलकर वीर गाथा काल को अपभ्रंश काल एवं देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरहपाद, देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। अतः अप्रत्यक्षतः वे स्वयं भी वीर गाथा काल के संबंध में आदि काल की सीमा सरहपाद तक पीछे लौटते हैं। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार ग्रियर्सन हैं, जिन्होंने आदिकाल का अंतिम सीमा 400 ईस्वी तक माना। मिश्र बंधु ने कितना माना है? 1389 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल इसे 1343 ईस्वी तक मान लेते हैं, किंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी थोड़ा सा और मैं छोटा कर लूँ, हाँ, शुक्ल जी से सहमत हैं। रामकुमार वर्मा किससे हैं? शुक्ल जी से सहमत हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत है। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा और विद्यापति की रचना को 1375 ईस्वी से 1418 ईस्वी के मध्य माना है, और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा जो होगा वो 14 से 18 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है, किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि भक्ति काल के जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदि काल की अंतिम सीमा मानना ही समाचीन होगा। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 ईस्वी के बाद 2-3 दशाब्द तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट थे गाइस, हाँ नामकरण, हाँ अगला हमारा नामकरण होगा। इससे मैंने ऊपर में बता ही दिया है यहाँ पे भी कितनी सारी मैंने यहाँ पे ली हुई है चीज़ों को, और मैंने इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के सारे को ये किया हुआ है। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा गाइस। अगर आप किसी भी हिंदी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा इसी बार दिसंबर में ही नेट क्वालिफाई हुआ है, और मैं अपने चैनल पे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी ट्रिपल या फिर जितने भी सेट एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड हिंदी साहित्य या फिर कोई बुक्स की थ्योरी वगैरह जो भी हो, मैं इस अपने चैनल के माध्यम से करवाऊँगी। उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे, और
कोई भी त्रुटि हो, कोई भी बात हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इम्प्रूव करती हूँ, चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ। तो उम्मीद है ये आप लोग को अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच।